हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम हिंदी वर्णमाला से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और इनको हम पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये कॉमन क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में बनते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, इनमें द्विगुण व्यंजन है। देखो, द्विगुण व्यंजन जो है आपका ऑप्शन जो है ड। वैसे यहाँ पर अगर मैं बात बताऊँ आपका, एक तो ड हो गया और एक ये दोनों ही आपके क्या हैं, पर इसके नीचे जो है ये बिंदी नहीं लगी है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। द्विगुण व्यंजन जो है वो ड है। हिंदी, क्योंकि जो उक्षिप्त ये द्विगुण व्यंजन है, इन्हीं को आप उक्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं को आप क्या बोलते हो, इन्हीं को आप जो है वो उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं और इन्हीं को आप द्विगुण व्यंजन भी बोलते हो। ठीक है, जबकि ड और ड ये मूर्धन्य, देखिए तथा ये आपका जो ड, ठीक है, और एक आपका जो आ गया ये नीचे जो है आपका, ठीक है, ड, ये क्या है, ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं, ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन हमारे पास, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ओष्ठ ध्वनि, आपने आंसर देख भी लिया होगा। ऑप्शन ए जो है ये भ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन समझते हैं, थोड़ा सा बहुत प्यारा कंसेप्टेबल क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं। देखिए, हिंदी में स्पर्श घोष, एक मिनट में पेन ले लूँ। हिंदी में स्पर्श घोष, यार ये क्या ही हो रहा है। हिंदी में आपसे पूछा है स्पर्श घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन, तीन चीज है। एक दो तीन, आपको महाप्राण भी बताना है, आपको स्पर्श घोष भी बताना है, साथ में आपको ओष्ठ व्यंजन भी बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन, सबसे पहले तो कंसेप्ट आप यहीं से पकड़िए कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। हमारे जो है कुल स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, क से म तक। ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये निकल गया। घोष क्या होते हैं, सबसे पहले घोष को समझिए। घोष या सघोष वर्ण कौन होते हैं, जब हम किसी चीज का उच्चारण, सॉरी किसी वर्ण का, जब हम किसी वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं और स्वर तंत्री में अधिक कंपन के कारण हमारी आवाज जो बहुत भारी होती है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, है ना, तो वहां पर क्या आता है, आपका घोष वर्ण आता है। ठीक है, अब महाप्राण क्या होता है, महाप्राण समझते हैं। महाप्राण क्या होता है, मतलब उच्चारण में जब जब आप ना जब बोलते हो, वायु ज्यादा बाहर को निकलती है। ठीक है, श्वास वायु जो ज्यादा खर्च होती है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला ठ, ह, भ, थ, तो ये सारे ही महाप्राणी हैं। और ये सारे ही महाप्राण है, क्योंकि इनमें सब में जब वायु ज्यादा बाहर को निकले तो इनको मतलब समझ के करेंगे तो इजी रहेगा, अगर हम ऐसे रट्टा मार के करेंगे तब नहीं समझ आता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया हमारा। ठीक है, हमें महाप्राण का भी पता चल गया। ओष्ठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, तो आपको पता है ओष्ठ ध्वनियाँ जो हमारी होती हैं, जो ओंठों से उच्चारित होती हैं, इसमें अब प फ ब भ म, ठीक है, ये आ गया। अगर आप चाहें तो ओष्ठ ध्वनि से भी आप सीधा क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं, भ है। ठीक है, क्योंकि मतलब क्वेश्चन तो इजी है ना, आप ऐसे पकड़ सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, आपका जो थ आता है, थ कौन से इसमें आता है, चलिए ये भी बात कर ले। मूर्धा से जो उच्चारित ध्वनि होती हैं, जैसे मूर्धन्य हो गया ना आपका, सॉरी दंत से जो उच्चारित होती हैं ध्वनियाँ, वो आपकी थ में आती हैं। ठीक है, दंत से जो उच्चारित होती हैं आपकी ध्वनियाँ, वो आपकी किस में आती हैं, आपकी थ में आती हैं। ठीक है, तो जैसे त, थ, द, ध, न, ये आपकी दंत से आ गई। ठीक है, हम ठ की बात भी कर लेते हैं। ठ की बात करें, मूर्धा से जब उच्चारित होते हैं उन्हें मूर्धन्य भी कहते हैं, जैसे ट वर्ग के सभी ट, ठ, ड, ढ, न, है ना, इसमें तो वो आपके क्या आ गए, वो आपकी इसमें आ गए, आपकी मूर्धन्य में। ठीक है, अगर हम ह की बात करें तो आपको ह, तो आपको पता ही है कि आपके जो है वो कंठ में आता है, कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनि में क, ख, ग, घ, न, ग, घ, न और ह, ये आपकी कंठे ध्वनि आती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि स्पर्श घोष व्यंजन कौन से होते हैं, तो वैसे तो सीधा सा निकल गया कि भ है, पर स्पर्श घोष की सिद्धि से अगर हम बात करें तो 345 को याद रखिए। हर वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो देख लेते हैं क, ख, ग, चलिए अब ये वाली लाइन लेते हैं, भ वाली लाइन ही लेते हैं हम। ठीक है, अगर हम भ वाली लाइन की अगर हम बात करें तो इसमें देखते हैं प, फ, ब, भ और म। ठीक है, ये आ गया हमारे। तो 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया। हमने बोला था कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तो तीसरे में तो आपका नहीं है, प, फ, ब है। ठीक है, चौथे पे है आपका भ, भ आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे चौथे पर आ गया आपका भ। ठीक है, अब भ आ गया।
है ना। अब अगर बात करें तो आप बोलोगे कि ये अगर ह की बात करें तो ह भी तो हमारा जो है वो इसमें ही आता है ना। जो आपका तीसरा चौथा पांचवा तो चौथे पर ही आपका ह भी आता है। पर आप देखें ह को उच्चारित करके तो ह का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, ना कि आपका ओष्ठ है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो भ हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी यही ट्रिक है कि 345 आएगा तो आपका घोष आएगा। ठीक है, तो ये आप सिंपल सी ट्रिक को याद रखें। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वर संवृत है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा गया ही क्वेश्चन है ये, है ना। ऐसे वाले क्वेश्चन जो है मोस्टली रहते हैं ये है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा स्वर जो है वो संवृत है ना। तो आपका ऑप्शन ई जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ई जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ई स्वर जो है मतलब मुख विवर के खुलने के आधार पर इनकी जो चार ध्वनियाँ मुख्य रूप से होती है। ठीक है, आपकी अगर बात करें ना हम कि मतलब निम्न में से संवृत विवृत है ना, ये कौन से होते हैं, तो ये चार होते हैं। विवृत होता है, अर्ध विवृत होता है, संवृत होता है और अर्ध संवृत होता है। ठीक है, अगर हम विवृत की बात करें तो विवृत में आपका जो स्वर आता है वो आ आता है। ठीक है, ये आ जो है आपका ये किस में आएगा, ये विवृत में आएगा। ठीक है, ये किस में आएगा, विवृत में आएगा। ठीक है, अगर हम ओ की बात करें तो ओ जो है आपका ये अर्ध विवृत में आएगा। ठीक है, अर्ध विवृत में आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम ए की बात करें, ठीक है, ए जो है आपका ये भी अर्ध विपरीत में आएगा। ठीक है, अच्छा एक बात का ध्यान रखिएगा, जब ए आता है तो अर्ध विपरीत में आता है। अगर आपका सिंपल जो है वो ए पूछा जाएगा ना, जैसे ए आएगा ना अकेला और ओ आएगा तो वो अर्ध संवृत में आएगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ई जो है, ई जो है ये हमारा क्या है, ये संवृत है। अच्छा, संवृत में जो आपके कौन कौन से आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। संवृत में आपका जो आता है ई, बड़ा ई, ऊ और बड़ा ओ। ठीक है, ये चार वर्ण आप याद रखिएगा इसमें कि आपके जो है वो संवृत में, स्वर संवृत में कौन कौन से आते हैं। वैसे तो आप स्वर से भी इसको पकड़ सकते हो। ठीक है, पर अगर बात करें तो ये सारे ही स्वर में ही आते हैं। ठीक है, पर ई जो है आपका ये क्या है, ये स्वर संवृत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, ट ठ ड ढ न जो है ये आपकी हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आपकी कि मान लीजिए आपके पास ये प फ ब भ म। ठीक है, ये प फ ब भ म है आपके पास। एक मिनट पेन ले लो। प फ ब भ म है तो ये आपकी कौन सी आती हैं, तो ये आपकी ओष्ठ ध्वनि आती हैं। ठीक है, प फ ब भ म कौन सी आती है, ये आपकी ओष्ठ ध्वनि आती हैं, है ना। त थ द ध न ये दंत्य ध्वनि आती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया च छ ज झ न, तो ये आपकी तालव्य ध्वनि आती है, मतलब तालु से जिनका उच्चारण किया जाता है। तो इसलिए हमारी सारी ऑप्शंस जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। तो इसका जो हमारा ऑप्शन जो बी है, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन हमारे पास की निम्न में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। देखिए ओष्ठ ध्वनि नहीं है ना, तो हम ऊपर ही डिस्कस करके आए हैं कि ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो हमने ओष्ठ में आपको पता है कि ओष्ठ में हमने पढ़ा था कि जो आपकी प फ ब भ म ये सारी आपकी आती हैं। तो देखिए प म भ ये हैं, तो आपका च क्या है, च जो है ये आपका ये जो है ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ठीक है, तो च क्या है फिर हमारे पास, ये तालव्य ध्वनि है। ठीक है, च छ ज झ न ये आपकी तालव्य ध्वनियों में आता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, तो मात्रा स्वर को समरूप कहते हैं। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें समरूप की तो हिंदी में कुल 11 स्वर हैं और उनकी 10 मात्राएं हैं। याद रखिएगा 11 स्वर हैं और मात्राओं की बात करें तो उनकी 10 मात्राएं हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये तो पता है कि मात्राएं कितनी हैं, है ना। स्वर कितने हैं, 11 हैं, पर मात्राएं कितनी हैं, वो 10 हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन है, प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा। तो सभी को पता है कि प्राचीन का जो विलोम शब्द होगा वो आपका होगा अर्वाचीन। ठीक है, अर्वाचीन। ठीक है, प्राचीन का विलोम शब्द होगा अर्वाचीन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपका पीजीटी में पूछा गया ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। छ की अगर बात करेंगे आप तो इसका तालव्य। ठीक है, ऑप्शन सी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। तालव्य जो है ये आपका छ का उच्चार स्थान है। इसमें कौन कौन से आते हैं आपके ई च छ ज झ न य और श, ये तालव्य में मुख्य रूप से आते हैं आपके। ठीक है, आपका छ भी इसी में आता है। ठीक है, अगर हम दंत्य की बात करें तो दंत्य में आपके कौन कौन से आते हैं, त थ द ध न ल और स, ये भी आपको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम साथ ही यहाँ पे ओष्ठ की बात करें तो अगर ओष्ठ की हम अगर यहाँ पे बात करते हैं, ओष्ठ में आपका ऊ ऊ
प, फ, ब, भ, म ये आपके ओष्ठ में आते हैं। वत्सरे की बात करें तो स, र, ल और ज, स, र, ल, ज। तो वत्सरे की तो सिंपल ट्रिक याद रखिएगा, सरल ज, सरल ज, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।